गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोक भारती, घटक उपयोजित लेखन का जो पाठ है विज्ञापन लेखन, वो आज हम देखने वाले हैं। मैं बालाजी राठौड़, लवग्रो पंपिंग एमपीएस सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो विज्ञापन लेखन यानी क्या? विज्ञापन लेखन हमारे कृति पत्रिका का एक हिस्सा है। कृति पत्रिका में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। बोर्ड के भी एग्जाम में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो ये 5 अंक हमें किस प्रकार से लेने हैं, अच्छा विज्ञापन लिखकर लेने हैं, इसी वजह से यहाँ पे आज का लेक्चर यहाँ पे हो रहा है। तो आज जो भी कोई निर्देश यहाँ पे देने वाला हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनने के बाद उसको थोड़ा सा कॉपीराइट करना है, और जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। तो विज्ञापन लेखन यानी क्या? तो हम अक्सर देखते हैं कि बाजारों में अलग अलग प्रकार के विज्ञापन हमें देखने मिलते हैं। जैसे कि कोई मॉल्स है, मॉल के पास जाने के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट रखकर आपको यहाँ पे विज्ञापन देखने को मिलता है। जैसे कि और देख लीजिए, हम हमारे घर में जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो सीरियल देखते वक्त अलग अलग प्रकार के विज्ञापन वहाँ पे आते हैं, और वो विज्ञापन आने के बाद उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं, यानी वो देखने के लिए हम राजी हो जाते हैं। कोई नया अलग सा विज्ञापन अगर, हाँ, नया नया विज्ञापन यानी अलग अलग प्रकार की एडवर्टाइजमेंट अगर आती है हमारे टीवी के ऊपर, तो हम उसकी तरफ देखते ही रहते हैं। तो ये है एक विज्ञापन का अट्रैक्शन का भाग। लेकिन ये अट्रैक्शन का भाग वो हो गया, लेकिन हम हमारे कृति पत्रिका के बीच में, यानी हम आंसर लिखते वक्त यानी विज्ञापन लेखन लिखते वक्त, तो हमारा जो भी कोई एग्जामिनर होगा, जो भी कोई हमारा पेपर चेक करने वाला होगा, तो उसका ध्यान जो है हमारी तरफ, हमारे विज्ञापन की तरफ कैसे आकर्षित हो, ये बात यहाँ पे आज इसमें से हमें समझ लेनी है। तो विज्ञापन लेखन, तो विज्ञापन कैसे लिखते हैं और कौन कौन सी बातों का ख्याल करते हमें विज्ञापन लिखना है, तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना है, ये सब सारी बातें यहाँ पे आज के लेसन में से होने वाली। अभी यहाँ पे देखो, मैंने आपके सामने 2 ऐप रखे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो अक्सर देखा जाता है कि हम सभी बच्चे हमें सब बच्चे को मालूम है कि अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विज्ञापन दिखाकर, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स की जानकारी देकर, अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट रखकर, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हमें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो हमें अक्सर देखा करते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये जो विज्ञापन का एक हिस्सा है, यानी विज्ञापन का एक ऐप है, और ऐसे ऐप हम अलग अलग प्रकार के जो मोबाइल के द्वारा हम देखते हैं रहते हैं, टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं, रेडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। यानी विज्ञापन जो आता है टीवी के माध्यम से आता है, अखबारों के माध्यम से आता है, रेडियो के माध्यम से आता है, हमारे मोबाइल के इंटरनेट के माध्यम से भी आता है, हमारे मोबाइल के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे और सब सारी बातें। तो विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, और यही विज्ञापन हमें किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, तो वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो न्यूज, हम जैसे कि अक्सर टीवी के मैंने जैसे बताया कि अभी आपको कि न्यूज के माध्यम से अगर न्यूज कोई चल रही है, तो न्यूज के 5-10 मिनट होने के बाद अक्सर उसमें एडवर्टाइजमेंट बताया जाता है। तो वही एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिमनी है, अलग अलग प्रकार के वर्तमान पत्र जो है उसमें बहुत सारे विज्ञापन बताए जाते हैं, वैसे विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं। जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जहाँ कई नौकरी पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जो है यानी विज्ञापन जो है वो हमें अक्सर अखबारों में देखने मिलते हैं। ऐसे ही अखबारों में जो मिलने वाले जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी तरफ हम क्या होते हैं, देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और उसके द्वारा हम वहाँ पे उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि कोई नया नया इंस्टीट्यूट खुला है या नया नया स्कूल खुला है, तो स्कूल खुलने के बाद वहाँ पे
यानी एडमिशन के लिए ऐसे बहुत सारी पर्चियां, यानी अलग अलग प्रकार की पर्चियां जो है हमें अक्सर हम वर्तमान पत्रों के माध्यम से कहीं रोड के ऊपर, कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे यानी अलग अलग प्रकार के अपने अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए ऐसे अलग अलग पर्चियां यहाँ पे बांटी जाती है। तो इसके माध्यम से हम क्या पता चलता है, अभी यहाँ पे प्रवेश सूचना है, इसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे वैकेंट यानी वैकेंसी है, नया नया इंस्टीट्यूट खुला है और यहाँ पे यहाँ पे इतने इतने सारे कोर्स हैं, ये हमें इस सारी बातों का हमें पता चलता है। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट का एक हिस्सा और एक एडवर्टाइजमेंट का एक भाग। जैसे कि हम रोड साइड से हम जाते रहते हैं तो बहुत सारे अलग बड़े बड़े बोर्ड यानी होर्डिंग्स यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, जैसे कि नगर निगम स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो यानी स्वच्छ भारत का, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होर्डिंग्स लगे रहते हैं। तो ये होते हैं इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट की तरफ जब पहली बार देखते हैं तो हम उसकी तरफ देखते ही रहते हैं और उसमें क्या क्या लिखा है और उसमें कौन कौन सी बातें यहाँ पे बताई गई है, तो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने लगते हैं और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि बस के ऊपर बहुत सारा अलग अलग प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं, वहां पे बस के ऊपर चिपका कर, जैसे कि रक्तदान शिविर का भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, फैंस, मोबाइल, स्कूटर, कार्स, जो भी कोई भी होम्स, ऐसे पर अलग अलग प्रकार के विज्ञापन भी यहाँ पे अक्सर हमें देखने मिलते हैं। तो ये हो गया विज्ञापन होता है क्या, विज्ञापन के यानी विज्ञापन किन किन बातों का यहाँ पे यानी विज्ञापन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये हमने देख लिया। लेकिन हमारी जो कृति पत्रिका के बीच यानी कृति पत्रिका के अंदर हमें विज्ञापन का अगर हमें बहुत अच्छी तरह से लिखना है तो हमें विज्ञापन लिखते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम इसके माध्यम से देखने वाले हैं। विज्ञापन का प्रभाव वस्तु खरीदने वाले, बेचने वाले तथा समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है। यानी विज्ञापन का हेतु क्या होता है, यानी विज्ञापन का एक क्या यानी विज्ञापन तो बहुत सारे दिखाए जाते हैं, तो विज्ञापन का प्रभाव क्या किस पर गिरता है, वस्तु खरीदने वाले यानी जो कोई वस्तु यानी चीज खरीदने वाला है या कोई बेच रहा है, इन दोनों लोगों पर या अन्य समाज में रहने वाले लोगों पर इनका प्रभाव पड़ता है। ये यानी प्रभाव यानी असर गिरता है, असर पड़ता है। तो विज्ञापन प्राय 3 प्रकार के होते हैं। वस्तु संबंधी विज्ञापन यानी वस्तु से जानकारी देने के लिए विज्ञापन किया जाता है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन होता है यानी किसी व्यक्ति के संबंधी जानकारी देने के लिए वे विज्ञापन किया जाता है। या स्थान संबंधी विज्ञापन होता है। वस्तु संबंधी विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन। तो इन 3 प्रकार के विज्ञापन अक्सर हमें कृति पत्रिका के बीच में पूछे जाते हैं विज्ञापन के लिए, विज्ञापन तैयार करने के लिए। तो विज्ञापन को तैयार करने की कला को ही विज्ञापन लेखन कहा है, यानी विज्ञापन को तैयार करने की कला। यानी हम विज्ञापन हमें क्वेश्चन दे दिया कि इस यानी कोई भी एक टॉपिक दे दिया और उसके ऊपर हमें विज्ञापन लिखने के लिए बोल दिया, तो विज्ञापन लिखने की जो कला है, जो आर्ट है, उसी को ही विज्ञापन लेखन किया जाता है। अगर आप विज्ञापन लेखन करते वक्त जो भी कुछ बातें मैं आज बताने वाला हूँ, उस विज्ञापन जो भी कुछ मैं बातें बताने वाला हूँ उसका अगर उसमें इन्वॉल्व कर यानी उसमें शामिल कर आप विज्ञापन लिखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे अंक वहां पे मिलने वाले हैं। तो विज्ञापन को तैयार करने की कला को ही विज्ञापन लेखन कहा जाता है। जैसे कि हम पहला प्रकार देख लिया कि वस्तु संबंधी विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन में किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबारों में छपते और रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थों आदि दैनिक उपयोग का विज्ञापनों का समावेश होता है। जैसे कि वस्तु संबंधी विज्ञापन हमने देख लिया, तो वस्तु संबंधी विज्ञापन यानी कोई भी चीज, तो इस चीज को बारे में जानकारी देकर यानी अलग अलग प्रकार की आकर्षक यानी डिस्काउंट देकर उसके बारे में जानकारी दी जाती है, वर्तमान पत्रों के माध्यम से दी जाती है।
अखबारों वर्तमान पत्र के माध्यम से दी, मैंने बोल दिया, टीवी के माध्यम से दी जाती है, रेडियो के माध्यम से दी जाती है, या कोई इंटरनेट के माध्यम से दी जाती है, दूरदर्शन के माध्यम से दी जाती है। तो इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ गए? केश तेल हो सकता है, साबुन हो सकता है, पाउडर हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, यानी कोई भी खाने की चीज भी हो सकती है। तो ऐसे चीजों का अलग अलग प्रकार का डिस्काउंट देकर इसमें जो अलग अलग प्रकार की आपको ललचाया जाता है। ललचाया जाना मीन्स आपको यानी खींचा चला है, यानी खींचने का काम किया जाता है। तो ऐसे विज्ञापन जब होते हैं तो वो संबंधी यानी वो होते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन। तो ऐसे विज्ञापनों को हम देखते हैं कि जैसे कि अब ये ऐसे अलग जहाँ पे जो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं, इनके विज्ञापन हम टीवी के माध्यम से देखते हैं। तो ये होते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन। अभी दूसरा हो गया व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। क्या होता है व्यक्ति संबंधी? यानी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। ऐसे विज्ञापन घर नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन प्राय अखबारों में दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि के बारे में उल्लेख होता है। तो व्यक्ति संबंधी विज्ञापन में व्यक्ति विशेष यानी इंसान के बारे में, जो इंसान की रिक्रूटमेंट चाहिए यानी इंसान की जरूरत है, या इंसान की यानी हर कोई व्यक्ति की यानी रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे विज्ञापन, उसको व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आपके लिए रखे हैं। हियरिंग सेल्स मैनेजर यानी सेल्स मैनेजर की आवश्यकता है, उसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अर्जेंटली रिक्वायर्ड मैथ टीचर्स यानी मैथ टीचर के लिए जरूरत है नीचे दिए गए इंस्टीट्यूट में। तो वॉक इन सिलेक्शन है, वॉक इन इंटरव्यू है, तो उसके लिए यहाँ पे विज्ञापन दिया जाता है। वीआर सिक्योरिटी गार्ड यानी हियरिंग यानी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए बारे में वहाँ पे उसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दी जाती है। टीचर्स रिक्वायर्ड अर्जेंटली यानी टीचर की जो बहुत सारी एक नया सा इंस्टीट्यूट खुला है, तो उस नया सा इंस्टीट्यूट खुलने के बाद वहाँ पे बहुत सारे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, और वही रिक्वायर्ड करने के लिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। तो ये सभी जो एडवर्टाइजमेंट है वो व्यक्ति संबंधी है, यानी इंसान की जरूरत है, और इसी वजह से वो इंसान की जरूरत है, इसलिए इंसान के जरूरत है, इसलिए वहां पे ऐसे विज्ञापन यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो होते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि सेल्समैन की जरूरत होना है तो उसके लिए विज्ञापन होता है। रसोइया चाहिए घर में खाना बनाने के लिए, तो उसके लिए विज्ञापन होता है। शिक्षक है, मैनेजर है, या चौकीदार है, या नौकर है, ऐसे विज्ञापन अक्सर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और वो सब जो विज्ञापन होते हैं वो सब विज्ञापन व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के अंदर आते हैं, और ये व्यक्ति संबंधी विज्ञापन होते हैं। अभी तीसरा जो हमारा विज्ञापन का प्रकार है टाइप से, वो स्थान संबंधी विज्ञापन। स्थान यानी जगह हो। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि विज्ञापनों में निवास स्थान, दुकान अथवा जमीन आदि की उपलब्धता अथवा खरीद बिक्री के संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन में कौन कौन सी बातें दी जाती है? तो स्थान संबंधी विज्ञापन में घर बेचना है या घर खरीदना है, दुकान बेचनी है या दुकान खरीदनी है, जमीन खरीदनी है यानी बेचनी है, ऐसे जो विज्ञापन होते हैं वो होते हैं स्थान संबंधी विज्ञापन। यानी खरीदी और बिक्री से संबंधित जो विज्ञापन दिए जाते हैं अक्सर हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वो होते हैं स्थान संबंधी विज्ञापन। तो जैसे कि यहाँ पे ये स्थान संबंधी विज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक विज्ञापन यहाँ पे दी गई है। बड़े शहर में बनाया घर खरीदने का मौका, सेल, जबरदस्त मौका, सेल पर घर। ऐसे यहाँ पे जो विज्ञापन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऐसे विज्ञापन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जबरदस्त मौका को यहाँ पे अलग प्रकार के डिजाइन में बिठाया गया है, सेल को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन में बिठाया गया है, घर, सेल पर घर यहाँ पे जो यहाँ पे बोला गया है तो उसको भी एक अलग प्रकार के घर के एक डिजाइन में बिठाया गया है। तो हमारा विज्ञापन
कृति पत्रिका के बीच में कैसे आकर्षित हो, किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे हमें बहुत सारा आकर्षित करने वाला विज्ञापन हमें लिखना है, वो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। तो ये हो गया स्थान संबंधी विज्ञापन। तो विज्ञापन सरल, शिष्ट, सुबोध तथा आकर्षक हो, उसकी शैली उपभोक्ता पर प्रभाव डालने वाली हो, विज्ञापन यथासंभव संक्षिप्त हो। अभी विज्ञापन जो होता है, अगर हम कृति पत्रिका के बीच में विज्ञापन कोई भी कर रहे हैं, आप यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सब ये न्यूज यानी एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ कि इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आपको कृति पत्रिका के बीच में लिखने हैं, यानी हम आंसर लिखते वक्त हमें लिखने हैं। तो विज्ञापन कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए, आगे वाले को समझ में आना चाहिए। उसमें जो कोई सेंटेंस हम डाल रहे हैं तो वो आगे वाले को समझ में आना चाहिए, उसको बोध होना चाहिए। ऐसे आकर्षक भाषा में, लैंग्वेज में आगे वाले लोगों को प्रभाव डालने वाली विज्ञापन हो, तो विज्ञापन वो आगे वाले को अच्छी तरह से समझ में आता है। और डिटेल्स में हो, छोटा हो विज्ञापन, छोटा हो, बड़ा चौड़ा भी ना हो, लेकिन छोटा हो, लेकिन बहुत सारा यानी आकर्षित करने वाला हो, उसमें बहुत सारा आकर्षित होना चाहिए। अतः विज्ञापन यानी क्या कि यानी विशिष्ट, मापन, ज्ञापन यानी सूचना, यानी सूचना यानी विज्ञापन मतलब विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना, लोगों को कोई विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना देने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। यानी कोई सूचना, कोई जानकारी देने के लिए विज्ञापन बनाया जाता है। आगे कोई भी समाज में अगर कोई विज्ञापन हम देख रहे हैं तो समाज में जागरूकता करने के लिए, समाज में उसका प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि समाज में जागरूकता निर्माण करने के लिए, समाज में रहने वाले लोगों को सूचना देने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं और उसकी जानकारी दी जाती है। विज्ञापन किसे कहते हैं? तो अपनी वस्तुओं, निवास स्थानों तथा सेवाओं की और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। यानी अपने पास जो भी चीजें हैं, जो हम घर कुछ, यानी हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारे पास जो भी चीजें हैं उसकी हम सेवा दे रहे हैं। हेलो माफ कीजिएगा कि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू था थोड़ा सा। हाँ मैडम। ओके ओके कंटिन्यू। तो अपनी वस्तुओं को, निवास स्थानों तथा सेवाओं की और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। यानी कोई भी चीज हमारे पास जो है, या हमारे पास कोई भी हम चीज अगर बेच रहे हैं या हम कोई सेवा देने वाले हैं, तो उस सेवाओं की और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और खरीदने के लिए जो मैसेज दिया जाता है उसे विज्ञापन कहा जाता है। तो ग्राहक का ध्यान अपने तरफ खींचना, आप आवाज बंद करो। ग्राहक का ध्यान अपने तरफ खींचना, लोगों के मन में रुचि निर्माण करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना, लोगों के मन में रुचि पैदा करना। तो
अब ये कौन कौन से बातों का ध्यान रखकर ऐसे यानी डिस्काउंट यानी अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कोई मैंने यहाँ पे स्टिकर दिए हैं, देखो डिस्काउंट, बेस्ट प्राइस, 50% ऑफ, फ्री, ऐसे अलग अलग प्रकार के। अगर हम कभी मॉल्स में जाते हैं तो हमें मॉल्स के भीतर हमें ऐसे अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट वाले, बेस्ट प्राइस वाले, फ्री वाले, ऐसे अलग अलग प्रकार के, एक के ऊपर एक फ्री, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट है यानी हमें विज्ञापन देखने के लिए मिलते हैं। तो एक में इसका उद्देश्य क्या होता है कि ग्राहक अपनी तरफ खींचे चले आए, ग्राहक अपनी तरफ यानी उस विज्ञापन की तरफ खींचे चले आए, और खींचे चलने आने के बाद वहां पे उसकी बहुत सारी बिक्री हो। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसे अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट देकर, अलग अलग प्रकार के ऑफर देकर ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का और लोगों के मन में रुचि निर्माण करने का ये विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। आज के युग में आज मानव हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आजकल संस्थाओं तथा उद्योग धंधों में इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञापन के लिए विशाल पैमाने पर हो रहा है। जैसे कि विज्ञापन आप टीवी से रिलेटेड है क्या? वर्तमान पत्र अखबारों से रिलेटेड है क्या? नहीं। आज जो विज्ञापन जो हो रहा है वो ग्लोबल इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, हमारे मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, और यानी लैपटॉप, हमारे पास जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनके माध्यम से भी आज इंसान क्या कर रहा है, अपने अपने पास होने वाले प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहा है, और बड़े पैमाने पर इसका हर क्षेत्र में यानी हर लोगों के पास मेरा जो विज्ञापन है वो जाना चाहिए, इसलिए वो कोशिश कर रहा है। तो विज्ञापन कौन कौन से हो सकते हैं, यानी विज्ञापन जो कला यानी आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, विज्ञापन जो होता है वो खेलकूद से रिलेटेड हो सकते हैं, विज्ञापन जो है शिक्षा के माध्यम से हो सकते हैं, विज्ञापन जो है स्वास्थ्य के ऊपर भी हो सकता है, विज्ञापन जो है मनोरंजन के माध्यम से हो सकता है, विज्ञापन जो है संचार और एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी हो सकता है। यानी इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो विज्ञापन इन सभी टॉपिक के ऊपर यानी इन सभी कंटेंट के ऊपर ये विज्ञापन बनता है। विज्ञापन के माध्यम से नई वस्तुओं के उत्पादन तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी दी जाती है, जिससे उपभोक्ताओं का ध्यान उस वस्तु के इस्तेमाल की ओर केंद्रित होता है। इस प्रकार विज्ञापन बाजार का निर्माण करता है। विज्ञापन का मेन हेतु क्या होता है कि मार्केट क्रिएट करना। मध्ये कॉल कशाला आले आज। विज्ञापन के माध्यम से नई वस्तुओं के उत्पादन तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी दी जाती है। यानी विज्ञापन के माध्यम से क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं तैयार हो रही है, उसकी जानकारी देना यानी लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने का काम इस विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। और ऐसे विज्ञापन अगर हम अक्सर दिए जाते हैं तो उसका ध्यान इस्तेमाल और उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मार्केट का निर्माण करना, मार्केट क्रिएट करना, तो इसके ऊपर यहाँ पे वो होता है। विज्ञापन की भाषा, अब यहाँ पे देखो अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर आ गए, आपको विज्ञापन क्या होता है विज्ञापन के बारे में यहाँ पे बता दिया। लेकिन अगर हमें विज्ञापन पृथ्वी पत्रिका के बीच में यानी आंसर लिखते वक्त 5 मार्क का अगर हमें हासिल करने हैं तब लिखते हो, यानी उसके ऊपर अगर हम विज्ञापन दे रहे हैं तो हमें विज्ञापन किस तरह से लिखना चाहिए, विज्ञापन की भाषा किस तरह से होनी चाहिए, ये सब यहाँ पे बातें यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, कम से कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए। अगर हम विज्ञापन लिख रहे हैं तो हमारा जो विज्ञापन है वो बहुत बड़े लंबे शब्दों में न हो, लंबे सेंटेंस में न हो, बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल कर न हो। तो विज्ञापन जो होता है वो कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल कर हमें विज्ञापन लिखना है। शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। अब गागर में सागर भरने की यानी अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस सेंटेंस के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस का हमें इस्तेमाल करना है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि शब्दों में यानी वर्ड का यार, तो शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। भाषा
सरस, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। यानी विज्ञापन की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए? सरस यानी सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, मनोरंजक हिसाब से होनी चाहिए और आगे वाले को प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। तो इसी प्रकार की अगर भाषा विज्ञापन होती है तो विज्ञापन 100% आपकी प्रभावपूर्ण होनी है। विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर रहता है। यानी अगर हम कोई विज्ञापन लिख रहे हैं तो विज्ञापन में उस सेंटेंस यानी उस विज्ञापन से रिलेटेड अगर कोई पंक्ति बनती है यानी कोई कविता बनती है, कोई कविता के माध्यम से अगर उसका जैसे कि हम देखते हैं कि निरमा की एक एडवर्टाइजमेंट हमारे लास्ट टाइम में आई थी हमारे बचपन में, तो वॉशिंग पाउडर निरमा की एक बहुत सारी एक लंबी ऐसी एक गाना बज रहा था निरमा का। तो वैसे विज्ञापन अगर काव्यात्मक हो यानी कविता के माध्यम से अगर आप वहां पे उस विज्ञापन को हो तो आप वो सबसे बेटर रहेगा। इसलिए यहाँ पे बोला है कि विज्ञापन की भाषा अगर कविता के माध्यम से एक के ऊपर एक डिपेंड सेंटेंस आ रहे हैं तो ऐसी सेंटेंस वाली जो विज्ञापन होता है वो बहुत सारा बेहतर होता है। इसीलिए विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर। विज्ञापन की भाषा में मुहावरे तथा सुक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों की समझ में भी आ सकती है। विज्ञापन की जो लैंग्वेज होती है वो सादे सिंपल में होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया। अगर कोई लेकिन विज्ञापन की जो भाषा है जो लैंग्वेज है उसमें अगर हम अलग अलग प्रकार के कुछ मुहावरे कुछ सुक्तियां ऐसे प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों के समझ में आ सकती है। यानी अलग अलग प्रकार की सुक्तियां अलग अलग प्रकार के मुहावरे अगर हम उस विज्ञापन लिखते वक्त लिखते हैं तो वहां पे आगे वाले लोगों को विज्ञापन जो है अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। रंगीन, आकर्षक एवं बड़े चित्र को जगह अवश्य देनी चाहिए। अगर कोई विज्ञापन में अगर कोई चित्र बनाना चाहता है, हाँ, तो इस विज्ञापन का अगर उसको अच्छी तरह से विज्ञापन में चित्र बनाने आता है तो वहां पे अच्छी तरह से वहां पे चित्र बनाओ। अदरवाइज वहां पे यानी आपको वहां पे चित्र को जगह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अच्छी तरह से ड्राइंग करने आती है तो छोटा सा जो उसकी यानी ड्राइंग के लिए उस वहां पे विज्ञापन में जगह देनी चाहिए। लेकिन आपका विज्ञापन बहुत अच्छी तरह से लिख दिया लेकिन आपका जो ड्राइंग अगर अच्छा नहीं है तो वहां पे उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको विज्ञापन में अगर आपको अच्छी तरह से ड्राइंग करना आता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कोई विज्ञापन होगा उससे रिलेटेड अगर आपको ड्राइंग करनी आती है तो डेफिनेटली आप क्या करो, अच्छी तरह से वहां पे ड्राइंग बनाओ और विज्ञापन भी अच्छी तरह से लिखना है। प्रस्तुतिकरण सबसे अलग एवं नवीन हो और सादरीकरण, प्रस्तुतिकरण यानी सादरीकरण, जैसे कि विज्ञापन सबका यानी विज्ञापन हम लिख रहे हैं तो विज्ञापन का जो प्रस्तुतिकरण है सादरीकरण है सबसे अलग होना चाहिए। सबसे अलग मीन्स क्या होता है कि अलग अलग प्रकार का वर्ड्स का इस्तेमाल कर अलग अलग प्रकार की काव्य पंक्तियों को लेकर अलग अलग प्रकार के सूक्तियों को लेकर हमें क्या करना है उसका सादरीकरण करना है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि 50% डिस्काउंट मैंने बता दिया, फ्री बता दिया, जैसे कि यहाँ पे बताया ना मैंने, एक मिनट आपको बताता हूँ। ये डिस्काउंट वाले, 50% फ्री वाले, बेस्ट प्राइस वाले, जो फ्री वाले जो स्टिकर है, इन स्टिकरों का अगर विज्ञापन के भीतर आप वहां पे उसका इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपका जो विज्ञापन यानी उपभोक्ताओं को आकर्षित यानी जो ग्राहक है उनको आकर्षित करने वाला विज्ञापन वैसा हो सकता है। तो आपका भी विज्ञापन इसी तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में बनाना है। ये हो गई विज्ञापन की भाषा। विज्ञापन लेखन की कला हेतु कुछ मुख्य खास बातें। देखिए विज्ञापन तो हम बना दिया, विज्ञापन की भाषा तो हमने देख ली। तो विज्ञापन में लेखन की कला यानी विज्ञापन लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कुछ खास बातें यहाँ पे बताई गई है। विज्ञापन बहुत आकर्षक व सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला हो। अगर हम विज्ञापन लिख रहे हैं तो हमारा विज्ञापन सबको आकर्षित करने वाला होना चाहिए, सबको अपनी तरफ यानी सबको उस विज्ञापन की तरफ खींचने वाला चाहिए, आकृष्ट यानी उसकी तरफ खींचने वाला चाहिए। एज अ सेकंड पॉइंट, विज्ञापन को हमेशा बॉक्स में ही लिखो। अगर विज्ञापन हम लिख रहे हैं तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉक्स के भीतर हमें लिखना है। विज्ञापन में बॉक्स के अंदर नारे, प्रेरक वाक्यों, छूट इत्यादि के गोले, स्टार या अन्य डिजाइन के भीतर लिखें। जैसे कि यहाँ पे मौका छूट न जाए, एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, जल्दी कीजिए, ऐसे जी कुछ वर्ड्स है, ऐसे कुछ जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस का भी इस्तेमाल हमें विज्ञापन लिखते हुए करना है।
और उसको अलग अलग प्रकार के डिजाइन के भीतर अलग अलग प्रकार के डिजाइन में उसको अलग जगह विशिष्ट जगह देनी है, जिसका बहुत सारा या ऐसी जगह कहाँ दी जाती है, सबसे ऊपर। ऐसे प्रेरक वाक्य, ऐसे डिजाइन के गोले, ऐसे सभी डिजाइन के भीतर आपको कुछ वर्ड्स आपको लिखने हैं। शब्दों को बड़ा, छोटा, मोटा या कलात्मक बनाकर लिखिए। और विज्ञापन हम बना रहे हैं तो विज्ञापन बनाते वक्त हमें क्या करना है, शब्दों को यानी हम जो वर्ड्स लिख रहे हैं उसको बड़ा, छोटा या मोटा, तो उसको बोल्ड कर हमें क्या करना है, उसमें विज्ञापन लिखना है। वाक्य छोटे छोटे, प्रभावशाली व अर्थपूर्ण होने चाहिए। हमारे जो सेंटेंस है छोटे छोटे सेंटेंस होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, और बोल सेंटेंस भी हो तो वो प्रभावशाली। प्रभावशाली किस तरह, एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, ये जो प्रभाव डालने वाला यानी लोगों के ऊपर ये ध्यान आकर्षित करने वाला, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस का हमें क्या करना है, ऐसे वाक्य हमें, छोटे छोटे वाक्य हमें डालने हैं। प्रेरक वाक्य व नारे अवश्य हो, जल्दी कीजिए मौका छूट न जाए। ऐसे जो कुछ वाक्य हैं, ऐसे वाक्य भी हमें उसमें अवश्य डालना चाहिए। अलंकारिक व काव्यमय भाषा का उचित प्रभावी उपयोग, यानी अलंकारिक काव्यमय भाषा, जैसे कि मैंने बता दिया कि आपका कोई भी सेंटेंस उस विज्ञापन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस है, तो आपका वो सेंटेंस एक कविता के माध्यम से, जैसे कि एक कविता होती है, जैसे कि एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, ऐसा जो एक यहाँ पे ये प्रेरक वाक्य यहाँ पे बनाए, तो ऐसे प्रेरक वाक्यों के माध्यम से आपको क्या करना है और विज्ञापन लिखना है। अलंकारिक व काव्यमय भाषा का उचित प्रभावी उपयोग, आवश्यकता अनुसार चित्र बनाएं। अगर वहां पे आपको वहां पे उस चित्र बनाना ही है या उसको जरूरत है, अगर कोई विज्ञापन दिया गया है तो उस विज्ञापन से रिलेटेड कोई चित्र वहां पे डालना चाहिए, आपको ऐसा लगता है और वहां पे जरूरत है उसकी, तो आप वहां पे डेफिनेटली आप चित्र बना सकते हो। लेकिन चित्र बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि चित्र बहुत आकर्षक और अच्छा होना चाहिए। चित्र बहुत सुंदर ना सही किंतु स्पष्ट और साफ हो। देखो यहाँ पे भी एक लास्ट में बात बताइए, आपका चित्र अगर उतना आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है, उतना सुंदर भी नहीं आता है, उतना ब्यूटीफुल भी आपको नहीं करने आता है, लेकिन आगे वाले को उसमें से वो क्या मैसेज आप दे रहे हो वो आगे वाले को समझ में आना चाहिए। यानी चित्र बहुत सुंदर ना हुए तो चलेगा, लेकिन आपका वो चित्र जो है स्पष्ट और साफ होना चाहिए, यानी क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए, जो आगे वाले को अच्छी तरह से समझ में आ सके। प्रेरक वाक्य कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें विज्ञापन लिखते वक्त लुभावने वाले शब्द जैसे होते हैं, प्रेरक वाक्य जो होते हैं वो किस तरह से और कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से बातों यहाँ पे देना है। जैसे कि सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित है, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करो स्टॉक सीमित, अपना सपना साकार करे, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, 40% छूट आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें अवश्य करना चाहिए। ये लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे वर्ड्स हमें, ये सब वाक्य प्रेरक वाक्य हैं। ऐसे प्रेरक वाक्यों का हमें क्या करना है, विज्ञापन लिखते वक्त हमें इन सारी शब्दों का एक अलग से ड्राइंग में, अलग से यानी छोटे से आकार में ऐसे पॉइंट्स को, इस प्रेरक वाक्यों को हमें लिखना है। श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के लक्षण, विषय की संपूर्ण जानकारी। अगर हम कोई विज्ञापन लिख रहे हैं तो उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसमें किस तरह से हम आकर्षकता डाले उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उसमें से स्पष्ट संदेश यानी आगे वाले को अच्छा सा संदेश जाना चाहिए, ऐसा भी हमें वो विज्ञापन लिखना चाहिए। मूल विषय वस्तु का स्पष्ट प्रचार प्रसार, यानी हमारे जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये भी उसका विज्ञापन लेखन में श्रेष्ठ माना जाता है। और उसमें लास्ट वाला जो पॉइंट है, भाषा सरल, सहज, रोचक एवं संक्षिप्त। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो लैंग्वेज होती है विज्ञापन लेखन करते वक्त, उसकी सिंपल, सरल, रोचक और संक्षिप्त में हो और आगे वाले को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो विज्ञापन के स्रोत जो होते हैं वो मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इनके ये सभी स्रोत हैं। इसके माध्यम से विज्ञापन सबसे ज्यादा दिया जाता है। विज्ञापन बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें, तो सबसे पहले आ गया इसमें शीर्षक, जो टाइटल है वो टाइटल आपका बहुत सारा अच्छा होना चाहिए। विवरण यानी उसका उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। कंपनी की मुहर, यानी कंपनी का जो कोई प्रोडक्ट का आप मुहर है, उसका जो कोई मुहर है तो वो मुहर भी वहां पे देना चाहिए। कंपनी का नाम भी देना चाहिए और कंपनी का पता भी देना चाहिए।
इन विज्ञापन बनाते वक्त ये सब सारी बातें ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी विज्ञापन बना रहे हो तो उस विज्ञापन का टाइटल आपको सबसे पहले देना है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, कंपनी की मुहर या कंपनी का नाम जो होता है वो आपको वहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम वहाँ पे लिखना है, कंपनी का पता और उसके लास्ट में सबसे पहले कंपनी का पता लिखना होता है। तो ये सब सारी बातें अगर करते हैं तो ग्राहक के मन में वस्तु संबंधी रुचि निर्माण करना यही विज्ञापन का काम है। यानी अगर ये सब सारी बातें आप लिखते हो तो ही ग्राहक के मन में रुचि पैदा करने वाला विज्ञापन वहां पे वो क्रिएट होता है, तैयार होता है। विज्ञापन लेखन के उद्देश्य, विज्ञापन लेखन के उद्देश्य में पहले बताया कि किसी सेवा या वस्तु की बिक्री बढ़ाना। यानी विज्ञापन लेखन करते हुए क्या होता है कि किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाना, आम जनता में वस्तु या सेवा का प्रचार प्रसार करना। यानी आम जनता जो होती है तो उसमें सेवा का प्रचार और प्रसार करने के लिए विज्ञापन लिखा जाता है। बाजार में उपलब्ध या नई वस्तु की जानकारी देना, यानी बाजार में कोई नई प्रोडक्ट आई है, नई चीज आई है तो उसकी जानकारी देने का काम इस विज्ञापन लेखन के माध्यम से किया जाता है। कंपनियों की नव योजनाओं की जानकारी से परिचित करवाना, यानी अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां होती है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स वो बाजार में लाती है, तो उन बाजारों की लाने वाले जो प्रोडक्ट्स है उनकी योजना जो है उसकी जानकारी देना और लोगों को उससे परिचित करवाना का काम इस विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये सभी हो गए विज्ञापन लेखन के उद्देश्य। तो अभी आपके सामने कुछ एक विज्ञापन दिया जा रहा है कि वो विज्ञापन किस प्रकार से होना चाहिए आपके। तो प्रश्न क्रमांक 1 में सोसाइटी के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। उसमें सोसाइटी के लिए सुरक्षा रक्षक यानी सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है। तो उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो कालावधि यानी कौन से समय में होना चाहिए, उसकी आयु सीमा यानी उसका एज कितना होना चाहिए, और उसका संपर्क यानी उसका मोबाइल नंबर जो है जो दिया जाता है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे बनाया गया। तो देखो यहाँ पे एक सोसाइटी के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। तो सोसाइटी के लिए चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ सुरक्षा रक्षक। तो सोसाइटी के लिए उसको एक बॉक्स में डाला हुआ है, बड़ा अक्षर किया है, थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है, सुरक्षा रक्षक को हाईलाइट किया हुआ है और उसको एक बड़े से बोल्ड अक्षर में वहां पे रखा गया है। जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच में हो, यानी उस जिसकी आयु की मर्यादा है 25 से 30 वर्ष के बीच में हो, कक्षा 12वीं तक पास होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता, कार्य का समय 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संपर्क करें गाला हाउसिंग सोसाइटी, फोर्ट रोड, औरंगाबाद, मोबाइल नंबर और ईमेल। अब यहाँ पे देखो आपके समझ में आ रहा होगा कि ये 4 पॉइंट्स को लेकर यानी शैक्षणिक योग्यता, कालावधि, आयु सीमा और संपर्क को लेकर ये 4 पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे विज्ञापन बना है। तो वैसे विज्ञापन आपका भी बनना चाहिए, आपको भी बनाने आना चाहिए। तो आपसे क्या करना है, 4 पॉइंट्स लेना है। आपके जो भी कृति पत्रिका के बीच में जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट है उसको लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। उसके बाद पुस्तक प्रदर्शनी का लगभग 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, मार्च 2019 को पूछा गया। सो सवाल है, पुस्तक प्रदर्शनी का लगभग 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, मार्च 2019 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। सो सवाल है, अगर इस पुस्तक प्रदर्शनी का अगर आप इस तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है उसको देख लो, कैसे पेज बनाया मैंने। देखो यहाँ पे कुछ विज्ञापन इस तरह से बनाया गया है मैंने। तो सबसे पहले हाईलाइट करने वाली बातें, खुशखबर 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 बोलने के बाद ये लोगों को खींचने का, अपनी तरफ ध्यान खींचने की बातें हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर खुशखबर दिया है। जैसे कि कोई खुशखबर आप यहाँ पे विज्ञापन लिखते हो तो डेफिनेटली आप उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ यानी उस विज्ञापन की तरफ हमारे जैसे लोगों का ध्यान वहां पे यानी आकर्षित होता है। उसके बाद 15% की छूट ऐसा भी वहां पे मैंने दी गई है, तो उसको भी एक अलग से कॉमन वहां पे एक जगह देनी है। आपके शहर में पहली बार भव्य राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी, यानी आपके शहर में पहली बार यहाँ पे आया हुआ है भव्य राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी। यानी भव्य राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी को मैंने हाईलाइट किया है, उसको अंडरलाइन किया है। वैसे ही आपको ऐसे अलग अलग प्रकार के डिजाइन में अलग अलग प्रकार के, मैंने पहले ही बताया कि आपका विज्ञापन सबसे अलग होना चाहिए। भले ही आप एक ही विज्ञापन आप सब लिख रहे हो तो सबका एक जैसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो सबका अलग अलग होना चाहिए, सबका अलग अलग डिजाइन में, सबका अलग अलग बोल्ड अक्षर में, उसको हाईलाइट कर उसको लाइन में लगकर एक बॉक्स में रखकर उसको आपको एक विज्ञापन बनाना है।
प्रदर्शनी में विभिन्न महानीय नवोदित रचनाकारों की साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। बाल साहित्य की पुस्तकें विशेष आकर्षण में वहां पे उसको रखा गया है। विशेष आकर्षण में क्या रखा है? बाल साहित्य की पुस्तकें। तो इन सारी बातों का अगर ध्यान रखते हैं, प्रदर्शनी का स्थल लोगरो पंपिंग एमपीएस विद्यालय प्रांगण, वर्ली पश्चिम। प्रदर्शनी का कालावधि 1 सितंबर 2020 से 10 सितंबर 2020। समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। नोट, प्रदर्शनी स्थल पर विभिन्न राज्यों के खान पान की उत्तम व्यवस्था, यानी अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे ये विज्ञापन आपके सामने जो बना है, तो अगर इस तरह से आप विज्ञापन अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर आप लिखते हो, डेफिनेटली आपको 5 अंक हासिल होने वाले हैं। लेकिन आपको विज्ञापन बनाना आना चाहिए। और बनाना कैसे आना चाहिए? तो आपको एक क्रिएटिविटी आपके मन में आनी चाहिए कि हाँ, मैं इस विज्ञापन को किस तरह से आकर्षक बना सकता हूँ, किस तरह से। अब यहाँ पे तो मुझे टॉपिक दिया है कि पुस्तक प्रदर्शनी का लगभग 50 से 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करने के लिए मुझे बोला गया है। तो इस विज्ञापन को किस तरह से मैं लिखूं, तो ये आपके मन में आना चाहिए। और उसको हाईलाइट कर ऐसे अलग प्रेरक वाक्यों को डालकर, प्रेरक शब्दों को डालकर, छूट की जानकारी देकर, विशेष आकर्षण डालकर, खुश खबर ऐसे जैसे शब्द डालकर अगर आप विज्ञापन लिखते हो तो डेफिनेटली आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। और 5 अंक देने से आपको कोई नहीं ये होगा, लेकिन इसलिए आपको लेकिन क्या करना है, बहुत सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है, विज्ञापन लेखन की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको कुछ मैं 2 टॉपिक दे रहा हूं, तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, तो विज्ञापन लिखना है। और अपने जो 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 टीचर है उनको आपको बताना है। जैसे कि स्कूल में बैग के लिए विज्ञापन बनाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए हो सकता है। इसको तो स्टूडेंट बैग्स, मेगा छात्रा जैसे कि यहाँ पे विज्ञापन बनाया है। जॉब अलर्ट के लिए, नौकरी के लिए, कृष्णा पेंसिल के लिए, ऐसे अलग अलग प्रकार के पेंसिल बेचने के लिए विज्ञापन बनाया, आपको बताया जाता है। इस प्रकार से विज्ञापन बनाए। बिकाऊ भूमि और भूखंड के बेचने के लिए, और ऐसे अलग अलग प्रकार के विज्ञापन आपके लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए आपको विज्ञापन यहाँ पे बनाया गया है। तो ऐसे विज्ञापन आपको क्या करना है, बनाना है। तो कृति स्वाध्याय के लिए आपके 2 विज्ञापन दिए गए हैं। तो उस 2 विज्ञापन को लेकर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको अपने विद्यालय की संस्था, पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए लगभग 30 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख तैयार कीजिए। तो इस प्रकार का एक विज्ञापन बनाना है। अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। यानी 2 प्रकार के जो विज्ञापन है, ये कृति स्वाध्याय के लिए हैं। इस विज्ञापन को अच्छी तरह से आपको जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने अभी बताया वैसे डिजाइन में रखकर, आपको अलग अलग प्रकार के रूपरेखा रखकर आपको क्या करना है, 2 कृति स्वाध्याय में जो दिए हुए हैं जो विज्ञापन है, वो लिखकर अपने अपने सब्जेक्ट टीचर यानी हिंदी सब्जेक्ट टीचर को बताना है। उनके पास से चेक करवा कर लेना है, और उनके पास से अलग अलग प्रकार के विज्ञापन लेकर आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आई सबको सारी बातें? ओके, थैंक यू। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना है। तो फिर वो कैसे पहचाना जा सकता है? लास्ट टाइम में मैंने आपको स्टोरी राइटिंग पढ़ाया था। ओके सर, तो शायद ये वाक्य के भेद टीचर ने पढ़ाए थे, कोई तो लेडी टीचर ने। ओके बराबर। ठीक है सर, मुझे आपसे और एक बात पूछनी थी कि वो है सर, जब हम अगर एक पेन से हमारा विज्ञापन है वो लिख रहे हैं, और हमें जो ने कहा था कि हमें वो आकर्षित दिखना चाहिए, तो क्या उस टाइम पर अगर हम ब्लू पेन से विज्ञापन या फिर पूरा पेपर ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो विज्ञापन में क्या हम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं वो आकर्षित करने के लिए? नो 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 नो, नहीं। आपको ब्लू पेन का, अगर आप ब्लू पेन से ही आप उसको लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से ही आपको हाईलाइट उसको करना है, बोल्ड अक्षरों में थोड़ा सा आपको उसको डार्क करके लिखना है।
ओके बल्कि आप दूसरी पेन यूज मत करो, मैं नहीं करना है। और क्या हम पेंसिल यूज कर सकते हैं? पेंसिल यूज कर सकते हैं आप, ओके सर, थैंक यू। पेंसिल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लू पेन से आप अगर पूरा पेपर लिख रहे हो और ब्लैक पेपर से आप कुछ अंदर कर रहे हो तो ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है। ब्लू पेन से ही आपको पूरा पेपर, ब्लू पेन से ही पूरा एडवर्टाइजमेंट, ब्लू पेन से ही आपको उसको हाईलाइट कर कर आपको उसको लिखने, लेकिन पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अदर पेन का इस्तेमाल मत करो। ओके सर, थैंक यू। और कौन है? Unmute yourself and ask the question. हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, आपने जो वो सिखा रहे थे विज्ञापन के, आपने 3 वो हम लोग को दिखाया, और सर वो आप एक बार और हाँ। दिखा सकते? मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, ओके आप सर। मुझे हाई करके भेजिए। तो मुझे रखो ना। जोया बोलिए, जिसान, फरहान। डाउट हो तो पूछो जल्दी। ठीक है, ओके सर, वाइंड अप द लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैन यू स्टार्ट सर?
Hello. Hello. Hello, good. Today we are No going to problem, see Farhan. about lens and human eye. Right, so our name of our topic is lens and human eye. So we are going to see about lens, its types, what are its properties, and we are going to see the structure of human eye. Now see, first point is what is lens. Right now, what is lens? A lens is a transparent material bound by two surfaces, out of which at least one surface is spherical. So this is the definition of lens. So what is lens? A lens is a transparent material bound by two surfaces, means it has two surfaces, out of which at least one surface should be a spherical. So such type of object, it is called as what? It is called as lens. Now there are two types of lenses are there. So the first type is convex lens and second type is concave lens. So once again I will repeat, there are two types of lenses, convex lens and concave lens. So we are going to study in detail that about what is convex lens and what is concave lens. So you can see the first point is convex lens. See, what is the definition for convex lens? A lens having both spherical surfaces puffed up outwards is called a convex lens. Right, so you should understand the difference between convex and concave lens. Afterwards, I will show you the pictures of concave and concave. Now, just we'll go through the definition. What is convex lens? A lens having both spherical surfaces puffed up outwards is called a convex lens. Convex lens are thicker at the middle than at the edges. So, as we know, the convex lens are thicker at the middle and then the edges. A convex lens is also called as converging lens. So convex lens is also called as converging lens. Right. So this is about this convex lens. A lens having both spherical surfaces curved outwards is called a convex lens. It is thicker at the middle than at the edges, and a convex lens is also called as converging lens. Then we'll see the second type. Before that, we'll just see what are the uses of convex lens. So where it is used. First point, the lens is employed in microscope and glasses to converge the incoming light rays to a specific point. Now, if you see, convex is also called as converging. Converging means bring the light at one point. Right, means what the light are there, they should be we are going to see uses of convex lens. So the lens is employed in microscopes and magnifying glasses to converge all the incoming light rays to a specific point. And second use, this lens, convex lens, is used as a lens system in cameras as they focus light rays for a clear image. So convex lens are also used in cameras. So for what purpose? To focus a light ray for a clear image. So in order to get a clear image in cameras, the convex lenses are used. Then third use, lens has medical purposes as well, like the correction of hypermetropia. Right. So convex lens is also used in the medical
purpose is used for the correction of hypermetropia. Hypermetropia means it is also far-sightedness. So whatever the in the convex lens used, telescope. Lastly, we have studied telescope. So whatever the plane of convex lens are there, right? They are used in the telescope. And last, it is a primary concentrator for multi-junction star cells, right? So this is what is given. It is a primary concentrator for the multi-junction star cells, means whatever the stars are there for that. So these are the uses of convex lens. Right? Hope so. All of you understood first point, what is lens. Then we have seen the first point, first type of lens, that is convex lens, and its uses. Clear? Now we'll move on the second type. As I told you, second type of lens is concave lens. First of all, we'll see the definition, that what is concave lens. So lens curved is called a concave lens. Right? If you remember the definition of convex, it is curved outwards. So they are called as concave convex lens. And concave lens having both surface spherical curved inwards is called a concave lens. It is thicker at the edges than in the middle. Right? Concave lenses are thicker at the edges than at the middle. And concave lens is called as diverging lens. Right? If you remember, convex lens as converging, as I told you, the meaning of converging lens means whatever the rays of light are there, they will come at one point. Diverging means what? They will be dispersed. Right? So that is why concave lens is also called what it is called as diverging lens. So this is about concave lens definition. So a lens having both the surface inwards is called a concave lens. It is thicker at edges than in the middle, and a concave lens is also called as diverging lens. Now, as we have seen the uses of convex lens, we'll see the uses of even concave lens. Now see, what is the first use? It is used for the correction of myopia or short-sightedness, right? So this concave lens, it is used for what? It is used for in the medical purpose for the correction of myopia or short-sightedness. Then it is used on flashlights to magnify the light produced by the bulb. So second use of concave lens, it is used on flashlights, whatever the flashlights are there. For example, whatever the battery we are using, right? So in that also what concave type of lenses are used. Clear? So it is used in flashlights to magnify the light produced by the bulb. Then next use, it is used in peepholes or door viewers. So whatever the lenses which are fixed on the door, right? So that are called as peepholes. So the lenses used there, it is concave lens. So it is used peepholes or door viewers, which are security devices that provide a panoramic view of people or objects outside the door. So remember this, whatever the lenses which are used at the peepholes or door viewers, they are what? They are of concave type of lens. So that is why we can see outside the door. Then it is used for proper working of medical equipment, scanner, CD player, the instrument laser rays, right? So it is also used for the proper working of medical equipment, then scanner, CD player, and the instruments that employ the laser rays. So these are some of the uses of concave lens, right? Now you can see the two figures are shown. So the first figure is of convex lens, right? So this is what first figure is of what? Convex lens. We are in the two spherical surfaces which are curved outwards. They are called as what? Convex lens. And the second figure is of what? Concave lens, means the two spherical surfaces which are curved inwards. They are called as what? They are called as concave lens. So you should be able to differentiate, or you should able to differentiate the two figures. The first figure is of convex lens. So we have seen the definition, its uses. And the second figure,
means the second right hand side, the figure it is shown, it is of concave lens. So after by looking at the lens, we should be able to understand which is convex, which is concave, right? We have seen the definition and its uses. Now just in short, we'll revise the difference between convex and concave lens. Means it will help you understand in detail. Now see, in left column it is convex lens and right it is concave lens. Now see, what is the first point? A convex lens is thicker in the middle than at edges, right? If you have seen the figure form, that you can easily understand. Then concave lens, a concave lens is in the middle than at edges. So convex lens is thicker in the middle than at edges, and concave lens is thinner in the middle than at edges. Then it is a converging lens, or it is also, convex lens is also called as converging lens. And in second point, concave lens is also called as diverging lens. Then it produces mostly real images, right? Convex lens produces mostly real images which can be found on the screen, and concave lens, it produces virtual images. And fourth point, it is used to treat hypermetropia, right? And concave lens, it is used to treat myopia. So these are what is differentiate between convex and concave lenses, right? So this is our first point about lenses. Now we'll move on the second point, human eye, right? Now what we are going to see, we are going to see about the structure. What is human eye and what is the structure of human eye? First we will see the definition. Now see, the eye is an important and one of the most complex sense organs that we humans are endowed with, right? So eye, it is one of the sense organs, right? Like eyes, ears, nose, skin, tongue. These all are sensory organs. In the same way, the eye is also what is one of the most important sensory organ that we humans are endowed with. Now it helps us in visualizing objects. Now for what purpose we eyes are used? To see objects, right? We can see the far objects, we can see the close objects. So it helps us in visualizing objects, and also helps in light perception. We can easily understand the colors, different colors, right? Whatever color we can easily find out. If it is kept in yellow color, you can different color perceptions we can easily find out, understand. And even depth perception is how deep it is, or what is the height. So whatever the things are there, easily we can understand by looking at that thing. So it helps us in visualizing objects, and also helps us with light perceptions, color, and depth perceptions. Now besides, these sense organs are pretty much similar to cameras, and they helps us to see objects when light coming from outside enters into them, right? So when it is dark, we cannot see any object, but when light enters in our, easily we can see the objects. So light is a very important part to see any object, right? If there is no light, if it is totally dark, it is very difficult for us to see the objects, whatever they are there in the room. But when there is light, or when there is a daytime, easily we can see the objects and easily we can recognize it. So this is about human eye. So what is eye? Eye is an important and one of the most complex sense organs that we humans are endowed with. So it helps us in visualizing objects, and also helps us in light perception, color, and depth perception. Now the main point is structure of human eye. Now we are going to see the structure of human eye. Now see, a human eye is roughly 2.3 centimeter in given, means the human eye is roughly, means near about, it is 2.3 centimeter in diameter, and it is almost a spherical ball filled with some fluid. So it is, the shape of the eye is what it is spherical, and it is filled with some of the liquids or some of the fluids. Now it consists of the following parts. Now we'll see which are the different parts are there. So the in front of you, one slide is there. In that you can see the different parts are there, right? So just we'll read out the names, means we'll understand. So see, it is ciliary muscles, iris, cornea. Just when I'm reading, just pay the attention. Afterwards we'll see the explanation of all the points. Then pupil, aqueous humor,
vitreous humor, optic nerve, blind spot, retina, suspensory ligaments, eye lens. Right. So these are some of the parts of eye. Right. So once again, just I will repeat. First, ciliary muscles, then iris, cornea, pupil, aqueous humor, and then vitreous humor, optic nerve, blind spot, retina, suspensory ligaments, and eye lens. So the each of you should able to draw the figure, because the figure is very important. You have to draw the figure and you have to label it. Clear? Now just we'll move further. Just we'll go in details now how the eye works. Now see, we have seen some of the points. Now the first point is sclera. Right, so it is one of the part of the eye. So it is the outer covering, a protective tough white layer called the sclera. Sclera in short means what? It is the white part of the eye. Remember that whatever the white part called as sclera, right? So it is the outer covering, a protective tough white layer. It is called as sclera. Sclera means it is the white part of the eye. Then the second part is cornea. Just look in the figure. Cornea is located, right? So you can see in the slide that where the cornea is located. Now we'll see what is the meaning of cornea. The front transparent part of the sclera is called cornea. So whatever the front transparent part of the sclera means white part of the eye, it is called as what? It is called as cornea. And light enters the eye through the cornea. So what is the function of the cornea? The light enters the eye through it, and maximum amount of incident light is refracted inside the eye at the outer surface of the cornea. Right, so you should know this, that whatever the maximum amount of incident light, so whatever the light enters is refracted inside the eye at the outer surface of the cornea, and there is a dark fleshy screen behind the cornea. So that we'll see what it is called as in the next point. So understood what is the first point and second point. So first point is sclera. Sclera means it is the outer covering, a protective tough white layer called the sclera, means it is white part of the eye. Then it is the next part is cornea. So cornea is what? It is the front transparent part of the sclera, and it is called as cornea. Light enters the eye through the cornea, and maximum amount of incident light is inside the eye, outer surface of cornea, and there is a dark fleshy screen behind the cornea, and this is called as iris. So we'll see the next point. Now just look in the figure where the iris is located. Right, it is shown upside. You can see the iris. Now we'll see in details what is iris. So dark muscular tissue and ring-like structure behind the cornea are known as the iris. So you all should learn this, the definitions. So dark muscular tissue and ring-like structure behind the cornea are known as the iris. The color of the iris actually indicates the color of the eye. Right, sometimes we say brown colored eye, black colored. So whatever the color is there, the color of the iris, actually it indicates the color of the eye, because it is different for the different people. Right, the color of iris will be different for the different. The iris also helps regulate or adjust exposure by adjusting the iris. Means when more amount of light enters in our eye, right, what we do, we close our eye. So in it adjusts, the iris also regulates or adjusts the exposure by adjusting the iris. So when the light is dim, we can easily we open the eyes, and when light is more, what we do, we close it. So it depends upon the exposure of the light, the iris is adjusted by itself. These are three parts of the human eye. So sclera, second one is cornea, third one is iris. Now next one is pupil. Just we'll look in the figure, pupil is located, and then we'll see the point. Now just look in the slide where the pupil is located. Clear? Hope so all of you have seen. Now we'll see in detail that what is pupil. Now see, a pupil means a small opening in the iris is known as a pupil, right?
or there is a or in other language what we can say, there is a small hole of changing diameter at the center of the iris, which is called a pupil, right? Anything you can write, a small opening in the iris is known as a pupil, or even you can write there is a small hole of changing diameter at the center of the iris, which is called as pupil. Now what it does, its size is controlled by the help of iris. So the pupil controls the amount of light entering the eye, right? So what is the function of pupil? It controls the amount of light entering the eye. Now what happens? Just I'll tell you. If the light falling on the eye is too bright, suppose whatever the light falls on our eye, if it is too bright, pupil contracts. While if it is light is dim, it widens. Understood the difference? How the pupil works? If the light falling on the eye, it is too bright, pupil contracts. While if the light is dim, what happens? It widens, right? So in this way, what happens? The pupil works. So in short, it is told it controls the amount of light that enters the eye. So I told you in detail, it means what? If the light falling on the eye is too bright, pupil will contract. While if the light is dim, what will happen? It widens. Clear? So this is about what? Fourth part of the human eye. The next point we are going to see the lens, because that is why we have seen already what is convex lens and concave lens. So we'll see now how the lens works here. Now behind the pupil, there is a transparent structure called a lens, right? So by the action of ciliary muscles, it changes its shape to focus light on the retina, and it becomes thinner to focus distant object and becomes thicker to focus the nearby objects. Right? Means what? On the surface of the iris, there is a bulge of transparent layers. Means there is a double convex transparent crystalline lenses just behind the pupil. Right? So behind the pupil, there is a transparent structure called a lens. So which type of lens are used? Double convex transparent crystalline lenses are used. Now, why it is used? So it becomes thinner to focus distant object and becomes thicker to focus the nearby objects. Means when we look at the nearby objects, it becomes thicker, and when we look at the distance, means far away object, what happens? It becomes thinner. Clear? So the lens provides small adjustment of the focal length to focus the image. The lens creates both real and inverted image of an object on the screen inside the eye. So what this lens does, the lens creates both the real as well as the inverted images of an object on the screen inside the eye. So this is about what? This is about lens. Then next one is retina. Clear? The light that consists of numerous nerve cell, right? It is a light sensitive cell that consists of numerous nerve cells. Now, what is the function? It converts images formed by the lens into electrical impulses. So whatever the means what this cell gets excited, right? What we can say, these cells get excited when light falls on them and they generate electrical signals or electrical impulses. These signals are conveyed to the brain through optic nerve, right? So the next point that only we are going to see, whatever these signals are there, they are conveyed to the brain through the optic nerve, and later what happens? The brain analyzes these signals and convert them in such a way that we perceive the object as they actually are. Means brain afterwards tells us that whatever the object we have seen, easily we can find, we can say. So in this way, what happens? The retina works, right? Once again, just I will repeat this. This screen is made up of light sensitive cells, and it is called as what? It is called as retina. These cells get excited when light falls on them and they generate electrical impulses or electrical signals. These signals are conveyed to the brain through the optic nerve. So these signals are conveyed to the brain. Means brain, it goes to the brain with the help of the optic nerve. Means optic nerve is, we can say, it is a mediator. Later, the brain analyzes this signal. Means brain understands and it analyzes these signals and converts them in such a way that we perceive the objects. I mean, we can easily tell the name of that object as they actually are. Clear? So this is what, in this way, the retina works. Then, as I told you, the next point, optic nerves, right? So optic nerves are of two types. Right? So optic
nerves are what? They're of two. We'll see the point. So you can see the retina, right? Then optic nerve. Okay, yes, you can see the slide. The parts are located: retina and the optic nerve. Now, optic nerves are of two types, right? So they are also of two types. The first one is cones, and the second one is rods. Now we'll see what is the meaning of cones and what is the meaning of rods. Now see, cones are the nerve cells that are more sensitive to bright light, right? So this is the definition. Cones are the nerve cells that are more sensitive to the bright light, and they help in detailed central and color vision. Means for what purpose they are used? They help in detailed central and color vision. Then second one is rods. Rods are the optic nerve cells that are more sensitive to dim lights. You can easily write down the differentiate between cones and rods. So cones are what? They are sensitive to bright light. Rods are what? They are sensitive to dim lights. Then second point, what we can say in cones, they help in detailed central and color vision. Then second point in rods, we can write they help in peripheral vision. Clear? So these are the differentiate, or if the question asks differentiate between cones and rods, so easily we can write down the two points. So rods are the optic nerve cells that are more sensitive to dim lights, and they help in the peripheral vision. Now see, at the junction of the optic nerve and retina, there are no sensory nerve cells. Means at the junction of optic nerve and retina, means at the meeting point of optic nerve and retina, there are no sensory nerve cells. So no vision is possible at that point, and this is called as what? It is called as blind spot, right? So at the junction of, means when both optic nerve and retina meets, there are no sensory nerve cells, and that is why there is no vision possible at that point, and it is known as what? It is called as blind spot. So this is about the structure of human eye, right? It is very important point. You can understand. Once again, just repeat in short, what is structure of human eye? Just we'll revise it, and then we'll see the evaluation. Now see, what is human eye? A human eye is roughly 2.3 centimeter in diameter, and it is almost a spherical ball filled with some fluid. So as I told you, it consists of the following points, like ciliary muscles, iris, cornea, pupil, aqueous humor, vitreous humor, blind spot, optic nerve. So you can see the blind spot in the figure. Means at the junction of optic nerve and retina, right? The vision is not possible, so that is why it is called as what? It is blind spot. Then retina. Then inside you can see some of the parts like suspensory ligaments and islands. Now in that from these parts, we are going to see in detail about some of the points. So the first one is, as I told you, sclera. Sclera protective layer, and it is sclera means which white part of the eye. Then second part is cornea. The front transparent part of the sclera is called cornea. Right? So the very thin transparent cover of the human eye, it is called as what? It is cornea. Light enters the eye through it. Light enters the eye through the cornea. As I told you, the maximum amount of incident light is refracted inside the eye at the outer surface of the cornea. Clear? So whatever the maximum amount of incident light is refracted inside the eye at the outer surface of the cornea. Then third part we have seen about iris. So iris means there is a dark fleshy screen behind the cornea. This is called the iris, or a dark muscular tissue and ring-like structure behind the cornea are known as the iris. The color of the iris is different for different people, right? So you should know this. The color of the iris is different for different people. And the color of the iris actually indicates the color of the eye, and the iris also helps to regulate or adjust exposure by adjusting the iris. Clear? Then next part we have seen pupil. What is pupil? There is a small hole of changing diameter at the center of the iris, which is called the pupil, or a small opening in the iris is known as what? It is known as pupil. So what is its function? Its size is controlled by the help of iris. Means the pupil controls the amount of light entering the eye. Right? So how it controls?
if the light falling on the eye is too bright, pupil contracts, while if the light is dim, it widens. So in this way, pupil changes. So if the light falling on the eye is too bright, contracts, while if the light is dim, it widens. The next part we have seen lens. So on the surface of the iris, there is a bulge of transparent layer. There is a double convex transparent crystalline lens just behind the pupil, or behind the pupil there is a transparent structure called a lens. So it is double convex transparent crystalline lens. So by the action of ciliary muscles, it changes its shapes to focus light on the retina. Means what the lens provides the small adjustment of the focal length to focus the images, and this lens can create real as well as inverted images of an object on the screen inside the eye. So it becomes thinner to focus the distant objects, and it becomes thinner to focus the when we're focusing the nearby objects. The next part we have seen retina, right? So retina is what? It is a light sensitive layer that consists of numerous nerve cells, or in other words, we can say the screen is made up of light sensitive cells, and it is called as retina. Now, get excited when light falls on them and generate electric signals, or it converts images formed by the lens into electrical impulses or electrical signals. So these signals or electrical impulses are conveyed to the brain through the optic nerve. These signals are conveyed to the brain through the optic nerve, and later what happens, the brain analyzes the signal and convert them in such a way that we perceive or we can understand the object. And the last part we have seen about optic nerves. So optic nerves are of two types. The first one is cones and the second one is rods. So we have seen cones, means what is cones and what is rods. So cones are what? Cones are the nerve cells that are more sensitive to bright light. So we can, as I told you, we can write down the differentiate between cones and rods. So cones are the nerve cells that are more sensitive to the bright light. Then second point we can write in cones, they help in detailed central and color vision. In rods, the first point we can write, rods are the optic nerve cells that are more sensitive to dim light. And second point we can write, they help in the peripheral vision. So in this way, optic nerves are of two types, cones and rods. And last point we have seen about blind spot. So at the junction of the optic nerve and retina, there are no sensory nerve cells present. So no vision is possible at that point, and that is why it is known as what? As we have seen the slide, blind spot, retina and the optic nerve, no vision is possible, and that is why it is what it is called as what? It is called as blind spot. So this is about what? Human eye and its structure. Clear? And initially, first I told you what is the lens. So after that, what is how the structure of human eye. Clear? So in short, once again, I will what is convex and what is concave lens. So first we have lens. Lens is a transparent material bound by two surfaces, out of which at least one surface is spherical. Then there are two types of lenses. The first one is convex lens and second is concave lens. First, see convex lens. A lens having both spherical surfaces puffed up outwards is called a convex lens. It is thicker at the middle than at the base, and a convex lens is also called as converging lenses. Then use of convex lens. First use is the lens is emptied in microscope to converge all the incoming light rays to a specific point. So that is why they are called as converging lenses. Then the lens is used as a lens system in cameras as they focus light rays for a clear image. So it is also used in cameras that, in order to get a clear image. Then lens has also medical purpose, means it is also used for the correction of hypermetropia. Clear? So this is about convex lens. Similarly, it is also used in projector. Then another type of convex lens, that is plano-convex lens, is used in telescope, and it is primary concentrator for the multi-junction star cells. So these are some of the uses of convex lenses. Then we have seen the second type of lens, that is concave lens. So definition is a lens having spherical surface inverts a concave lens.
thicker at the edges than at the middle. A concave lens is also called as diverging lens. Diverging lens means it is splitting. Convergence, all the light rays will come at a single point, and diverge means it will be dispersed. So that is why it is called as diverging lenses, and it is both the surfaces are spherical and they are curved inwards. Then we have seen the uses of lenses. Correcting myopia, short-sightedness. It is used for correction of myopia or short-sightedness. Then second use, it is used on flashlights. So you can see the flashlights, what happens, the light rays are diverged. As I told you, it is battery. Right? When we use battery, what happens, the light rays are diverged. So it is used on flashlights to magnify the light produced by the bulb. Then it's also used in peepholes or door viewers, which are security devices that provides a panoramic view of people or objects outside the door. And fourth use, it is used for proper working of medical equipment, scanner, CD player, etc. So it is also used for and CD player. So these are uses of concave lenses. And we have seen the two figures. So by looking at the figure, you should be able to understand what is convex lens and what is concave lens. So both the figures are given. Left side it is convex. So you can draw the image also. And on the right hand side it is concave. Clear? And at last we have seen in short what is differentiate between convex lens and concave lens. So first point is a convex lens is thicker in the middle than at edges. A concave lens is thinner in the middle than at edges. Then it is converging lens. Convex lens is also called as converging lens. Concave lens is also called as diverging lens. Then it produces mostly real images. What it produces mostly the real images. Last point I have seen, used to treat hypermetropia, and in concave lens it is used to treat myopia. So this is about today's lecture. Clear? So hope so all the students have understood whatever the points we have discussed today. Clear? We have discussed about lens, its types, its uses, and along with that we have discussed eye and its human eye and its structure in detail. Clear? So whatever we have studied today, maybe all the students understand different parts of eye, like cornea, iris, pupil, lens, retina, optic nerve. Then there is two types, cones and rods. Clear? Now that means we can understand that how much you have understood. Now my first question is, what is, so if you can see the screen, the first question is, what is lens? So those who know the answer, you can raise your hands and you can answer. You can define just your what is lens. Hello. Hello students, if you can see the first question, right? What is lens? If anyone knows the answer, you can define in short. That's the first point of our today's lecture, that lens. Hello, ma'am. Okay, what you can do, I have given some of the questions on your screen, right? So you can note down that questions and you can study, then you can answer that. You can study by that. So the first question is, what is lens? Then second is define convex lens and concave lens. You have to write down the definition of convex lens and concave lens. Then question number 3, name the types of optic nerves. Already we have discussed. So try to remember it and write down it. And fourth question is define cornea and iris.
So these are some of the questions you can note down and you can write down. Clear? So thank you. Anyone can say name the types of optic nerve. Only you have to say the names. Don't define it. Hello. Sir, cones and rods. Okay, very good. Which the two types of optic nerves are cones and rods. Then define next one is cornea. Sir, the phone transparent part of the sclera continue. is called cornea. Okay, correct. The dark fleshy plane behind the cornea, it is called as what? And the next one is B, iris. A dark fleshy A skin dark behind muscular tissue and Anyone of behind the cornea are known as the iris. iris. It is. So the dark fleshy screen behind the cornea is called as iris. Okay. So hope so all of you understood. No one has any doubts. Okay, thank you, students. Okay, sir. Thank you so much. Wind up the lecture. Okay, ma'am.